बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम। और आज की अहम तरीन खबर यह है कि बाप और बेटा, भाई और भाई, हो गई शुरू लड़ाई। आप सोच रहे होंगे बाप और बेटा, भाई और भाई शुरू होगी लड़ाई, ये किसकी कहां पे शुरू हो गई है लड़ाई? तो आपको खबर देने जा रहा हूं, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में सख्त तरीन इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और ये सख्त तरीन इख्तलाफात के बायस दोनों बाप बेटों की पॉलिसी में वाज़े तौर पर फर्क आ गया है। आसफ अली जरदारी मुफाहमत की तरफ, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी दोनों एक दूसरे से बज़ाहिर मिलते तो हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल तो रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी वाज़े तौर पर खलीज आ गई है। और इन दोनों के दरमियान पैदा होने वाली खलीज का जुम्मेदार कौन है? आप समझ गए होंगे। जुम्मेदार वो है जो साथ साथ है। जुम्मेदार वो है जो किसी सूरत में भी आइंदा वजीर आजम की सीट पर अपने चचा को नहीं देखना चाहते। जुम्मेदार वो है जो आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसी सूरत में भी वजीर आजम किसी और को नहीं देखना चाहते, यानी अपनी पार्टी में से नवाज शरीफ के अलावा या अपने अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते, जिस पर बड़ी सख्त नाराजगी है। लेकिन पार्टी को दिखाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए बज़ाहिर ये इकट्ठे हैं। लेकिन ये लड़ाई अब आसफ अली जरदारी बिलावल की लड़ाई, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की लड़ाई, और अब एक और तीसरी लड़ाई भी आपको दिखा दें। तीसरी लड़ाई जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान, इसके हवाले से भी बड़े चर्चे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन या आइंदा टिकटों की एडजस्टमेंट या आइंदा आने वाली हुकूमत में कौन किस सीट पर होगा, इस हवाले से इनके अंदर भी इख्तलाफात चल रहे हैं। इनके अंदर मौजूद ग्रुप भी एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। निजी महाफल के अंदर, अपनी ज़ाती मीटिंग्स के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और तो और चौथी लड़ाई भी आपको बता दूं, आज मैं आपको व्लॉग्स में बड़ी लड़ाइयाँ बताने जा रहा हूँ। चौथी लड़ाई जो है वो महमूद खान और परवेज खटक के दरमियान हो चुकी है। महमूद खान और परवेज खटक दोनों के हलकों के अंदर इस वक्त पोजीशन, ये सूरत हाल ये है कि दोनों के हलकों में इनकी दोनों की अपनी पोजीशन शायद चौथे नंबर के उम्मीदवार की भी ना हो। शायद ये किसी सूरत में इलेक्शन भी ना जीत सके। शायद किसी सूरत में ये इलेक्शन में वो पोजीशन भी ना ले सकेंगे जिसमें ये कह सकें कि हम इतने कम वोटों से हारे हैं। दोनों के हलकों में इस वक्त शदीद तरीन मज़ाहमत, अवामी मज़ाहमत, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। सुनने में है कि महमूद खान ने परवेज खटक को कहा है कि आपने तो मुझे कहा था कि हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होंगे, हालात इतनी तेज़ी से बदलेंगे कि हम सब कुछ ले जाएंगे, और आपने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने के बाद बल्ले का निशान भी ले लेंगे, लेकिन वो भी हमें मिलता नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ लोगों की हमायत हमें नहीं मिल रही। जो हमें आपने कहा था कि इतने लोग हमारे साथ होंगे, जो साथ हैं वो भी खुलकर साथ नहीं दे रहे। अपने हलकों तक से हम इलेक्शन जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जो सियासी लड़ाइयाँ, सियासी मैदान और सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, यह आपको किसी ने खबर नहीं देनी थी। जिस तरह कहा बाप बेटा, भाई भाई, और बाकी लड़ाई हो गई शुरू तमाम की तमाम बड़ी सियासी जमातों के अंदर। अब इन सियासी जमातों के अंदर शुरू होने वाली लड़ाई का नतीजा क्या निकल रहा है? खबर यह है कि इन लड़ाइयों के नतीजे में नून लीग के अंदर पार्टी टिकट किसको देगी,
किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस पर भी फड्डा शुरू हो गया है। एक भतीजी चचा के उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर रही है, चचा भतीजी के उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल के करीबी लोगों को जरदारी साहब का ग्रुप किसी सूरत में इलेक्शन से आउट करना चाहता है, और जरदारी के करीबी लोगों को बज़ाहिर लगता है ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जरदारी के करीबी लोगों को बिलावल का ग्रुप आउट करना चाहता है। यही हाल तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर भी है, और यही हाल अब बाकी सियासी जमातों के अंदर भी है। और तो और आपको एक और खबर दे दूं, खबर बड़ी मजेदार है। अचानक से अब एक बड़ी एंट्री होने लगी है सिंध के अंदर, जो एमकेएम के कई लीडरों को खा जाएगी, और वो एंट्री होने लगी है इशरतुल्लाबाद के साबिक गवर्नर के, साबिक गवर्नर इशरतुल्लाबाद के ऊपर भी एक बड़ा हाथ है। आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। उस बड़े हाथ के बाद बड़ी एंट्री होने लगी है। इस बड़ी एंट्री के बाद सिंध के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 जमातों बल्कि 4 जमातों का बड़ा इत्तेहाद रेजा रेजा होने जा रहा है। इलेक्शन में उसका रिजल्ट इतना बुरा निकलेगा कि जिसके हवाले से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, 3 व्लॉग्स में मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये जो एक मुहावरा है ये फिट होता है अब सिंध के अंदर बनने वाले इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी, इन दोनों पे। सिंध के अंदर एक ऐसा सरप्राइज अचानक से मिलने जा रहा है, जिस सरप्राइज के बाद सिंध की सियासी सूरत हाल तो तब्दील होगी सो होगी, लेकिन सिंध की बाकी सूरत हाल भी इंतहाई तेजी से तब्दील हो जाएगी। ये जो नया महीना आ रहा है ना, नवंबर में मैंने आपसे कहा था बहुत कुछ होने वाला, हो गया। अब दिसंबर में तो अनहोनी होने वाली है, ऐसी अनहोनी कि जिसके मुतल्लक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ऐसी अनहोनी, ऐसे फैसले, ऐसी तब्दीलियां, ऐसी मुनाफकत, ऐसे बयानात, ऐसी वीडियो, ऐसी ऑडियो, ऐसी जाली मुबैना वीडियो सामने आने वाली है कि जिसके मुतल्लक आप सोच भी नहीं सकते। आसफ अली जरदारी का कहना है कि जनाब हमें 6 वजारतों की ऑफर भी हुई पीटीआई की तरफ से, लेकिन माइनस आसफ अली जरदारी। पीटीआई के मैंने एक अहम तरीन रहनुमा से इस बात के हवाले से पूछा तो उसने कहा कि आसफ अली जरदारी ये गलत कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि वो एक फौजी के ज़रिए इलेक्शन करवाना चाहते थे, और इलेक्शन करवाने के बाद 2028 तक वो इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ तो उनके जेल में होने के बावजूद यही हैं कि इलेक्शन जब भी हुए, मुनसफाना इलेक्शन हुए, तो फिर इलेक्शन का फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा, और जब इलेक्शन का फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा तो फिर कौन रोकेगा उन्हें? फिर उस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा, और जब तस्लीम करना पड़ेगा तो फिर बहुत कुछ बहुत देर बाद सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन समझ ज़ाहिर है कि बहुत से बयानात उस वक़्त क्यों आते हैं जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है। इक़्तिदार के दौरान ये सारी चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।